क्या पढ़ रहे थे कांग्रेस के सेशंस ना? कांग्रेस के सेशंस में हम लोग ने 1928 तक के सेशन पढ़ लिए थे। 28 वाले पे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है? मतलब 28 से पहले पढ़ लिए थे। इसमें कल मैं बता रहा था आपको कि मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी और इसी के दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस जो है युवा कांग्रेस का गठन हुआ था। मतलब कांग्रेस की स्थापना जो पहले हो रखी है उसमें अब एक यंग कांग्रेस का यहाँ पे उदय होता है और यंग कांग्रेस यंग लीडर से बनाई गई कांग्रेस थी जिसका प्रतिनिधित्व यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग कर रहे हैं, है ना? तो ये कांग्रेस का यहाँ पे जो सेशन हुआ था इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक पर्सन थे अंग्रेज ब्रिटिश अधिकारी, उन्होंने यहाँ पे चैलेंज किया था भारतीयों को कि वो अपना संविधान स्वयं बनाए, खुद का संविधान बनाए, ठीक है? और ये चैलेंज भारतीयों ने जब एक्सेप्ट किया तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नेहरू रिपोर्ट बनाई गई, जिस नेहरू रिपोर्ट के अंदर कुछ क्लॉजेस थे और उन क्लॉजेस को मैं आपके सामने बता दे रहा हूँ। जैसे एक क्लॉज तो उसके अंदर ये था जिसके अंदर बात की जा रही थी कि जो मुस्लिम्स को लेकर अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट मिला हुआ है या अलग से इनको वोट करने का जो अधिकार मिला हुआ है, ठीक है, उसको यहाँ पे समाप्त करने की बात कर रहे थे, ठीक, नेहरू रिपोर्ट के अंदर। अब जब यहाँ पे समाप्त होने की बात होगी तो क्या मुस्लिम लीग अपोजिशन करेगी या नहीं करेगी? मुस्लिम लीग भी ऑलरेडी यहाँ पे अपोजिशन करना शुरू कर देती है, ठीक है। एक यहाँ पे बात हो रही थी और वो बात जो हो रही थी वो स्वराज की हो रही थी। स्वराज तो अच्छी बात है, स्वराज की बात होनी चाहिए, तो मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट में स्वराज की बात हो रही थी, यहाँ तक ठीक था। लेकिन यहाँ पे जो स्वराज की बात हो रही थी उसको बोला जाता है हाफ स्वराज, ठीक है, हाफ स्वराज मतलब ये आधा स्वराज था। और आधा स्वराज कुछ इस तरीके से था क्योंकि स्वराज के अंदर जो ये बात हुई थी इसके अंदर बोला गया था कि ब्रिटिशर्स ही अभी भी भारत को लीड करेंगे। क्या बोला था? ब्रिटिशर्स ही भारत को अभी भी लीड करेंगे। तो ऐसा नहीं बोला गया कि भारतीय अपना खुद का यहाँ पे संविधान बनाकर और खुद ही भारत के ऊपर राज करेंगे। अभी भी ब्रिटिश राज को वरीयता दी जा रही है मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट के अंदर। तो इसको हाफ स्वराज बोला गया कि आधा अधूरा स्वराज था। इस वजह से आगे चल के जब ये इस रिपोर्ट को यहाँ पे पेश किया जाता है तो इस रिपोर्ट को कौन रिजेक्ट कर देता है? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, क्योंकि अगला सेशन जवाहरलाल नेहरू के अंडर में होता है 1929 का। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, सबसे ज्यादा अगर कांग्रेस का कोई इंपॉर्टेंट सेशन है पूरे इतिहास में तो 1929 का सेशन, ठीक है। इस सेशन के अंदर बेसिक बात यही हो रही है कि जवाहरलाल नेहरू क्या कर रहे हैं, पहले तो सबसे पहली बात वो नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने को तैयार होते हैं कांग्रेस के लोगों की बात के ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाती है, यही हाफ स्वराज वाली, क्योंकि मोतीलाल नेहरू यहाँ पे क्या बोल देते हैं, हम तो पूर्ण स्वराज चाहते हैं, ठीक है। और ये पूर्ण स्वराज का जो नारा है वो प्रैक्टिकल तौर पर यहीं से लागू होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित किया जाता है और 26 जनवरी को बोला जाता है कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में हर साल मनाया जाएगा। 1929 से लेकर 1947 तक हम लोग 26 जनवरी को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। लेकिन 15 अगस्त को क्योंकि हम आजाद हुए थे इस वजह से हमने अपना इंडिपेंडेंस डे क्या मनाना शुरू कर दिया 15 अगस्त। लेकिन 26 जनवरी की डेट को याद रखना था, इंपॉर्टेंट डेट थी, इसलिए हमने इसी डेट में क्या करा, अपना संविधान लागू करवाया, ठीक है। तो इसलिए 26 जनवरी की डेट इंपॉर्टेंट थी। इसी समय यहाँ पर पूर्ण स्वराज के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसको हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, 2 फेजेस के अंदर शुरू किया गया था। इस समय उसी की बात होगी, पहला फेज तो 1929 में है और दूसरा 1932 के अंदर है, ठीक है। तो 1929 और 1932 इस 2 फेज में यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया है, ठीक है। और ये असहयोग आंदोलन से ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, इसके बाद भी महात्मा गांधी ने इसको वापस ले लिया, ठीक है। जैसे असहयोग आंदोलन वापस लिया वैसे ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी यहाँ पर वापस ले लिया गया, ठीक है। चलो
1931 का कराची का अधिवेशन, वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर, और वल्लभ भाई पटेल के यहाँ पर आने के बाद मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प लिया जाता है। मतलब भारतीयों के जो मौलिक अधिकार हैं उनको प्रोवाइड करने की डिमांड उठी थी यहाँ पे। गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया जाता है। कई सारे लोग गांधी इरविन के समझौते को अपोज कर रहे थे। इरविन कौन था इस समय? गवर्नर था, वाइसराय कह सकते हैं, वाइसराय था इरविन इस समय, और उसने गांधी के साथ में यहाँ पे समझौता किया था कि आप हमारी कुछ बातें मानो और हम आपकी कुछ बातें मानें। ठीक है, उन बातों में सबसे इंपॉर्टेंट बातें कुछ बता देता हूँ मैं। एक बात तो यही थी कि गांधी जी से बोला गया था कि आप हमारे गोलमेज सम्मेलन का हिस्सा बन जाइए जाके, क्योंकि लंदन के अंदर 3 गोलमेज सम्मेलन हुई थी जिसमें सबको इन्वाइट किया जा रहा था भारतीय लोगों को। तो कांग्रेस ने पूरी तरीके से अपने आप को अलग कर दिया था और कांग्रेस जाने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ठीक है, लेकिन गांधी जी पे प्रेशर बनाया जा रहा था, क्योंकि लंदन में बार बार बात ये चल रही थी कांग्रेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए गांधी। अगर गांधी यहाँ पे आ जाता तो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व हमको मिल गया, लेकिन गांधी जाने को तैयार नहीं थे। तो गांधी कैसे जाएंगे? गांधी के साथ में इरविन ने एक समझौता किया। इरविन बोले आपके जितने कैदी हमारे पास कैद हैं हम उन कैदियों को छोड़ देंगे। ठीक है, उन कैदियों को छोड़ देंगे। गांधी इस बात पे राजी हो गए। गांधी बोले ठीक है हमारे कैदियों को छोड़ दीजिएगा, कुछ और शर्तें हमारी, जैसे शराबबंदी कर दिया जाए। शराबबंदी के लिए भी इरविन तैयार हो गया। उसने बोला नमक बनाने का कानून जो है भारतीयों को पूरी तरीके से दे दिया जाए, उसके लिए भी इरविन तैयार हो गया। ठीक है, और बाद में जो राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर जितने भी सक्रिय आपने हमारे कैदियों को कैद करके रखा हुआ है, जिनके ऊपर ज्यादा ऑफेंसिव क्रिमिनल केसेस नहीं है, ऐसे कैदियों को आप छोड़ देंगे। छोड़ दिया गया। इस समय भगत सिंह भी कैद थे लेकिन उनको नहीं छोड़ा गया था। तो गांधी समझौते के लिए मान जाते और गांधी यहाँ से कहाँ जाते? लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तो ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन वहां पे होता, गांधी इसमें पार्टिसिपेट करते। 1934 बॉम्बे के अंदर हुआ ये। राजेंद्र प्रसाद, कौन है राजेंद्र प्रसाद? भारत के पहले राष्ट्रपति। ठीक है, इन्होंने कांग्रेस के संविधान के अंदर संशोधन किया था, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब फिर कांग्रेस के संविधान संशोधन की अगर बात हो रही है तो इसको डिसेंट्रलाइज करने की बात हो रही है, मतलब कांग्रेस का विकेंद्रीकरण करने की बात हो रही है। कांग्रेस सिर्फ एक सेंट्रल पार्टी या केंद्र की पार्टी नहीं है। कांग्रेस अब क्या है? स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत भी चलने वाली अब एक पार्टी है। मतलब कांग्रेस अब ग्रामीण लेवल पर भी जाके अपनी कमेटीज बनाती थी, अपने विभागों को बनाती थी और वहां पे जाकर भी कांग्रेस काम करने के लिए तैयार थी। तो ये संविधान में हुआ था। नोट करना है। ठीक है, आगे देखो। लखनऊ में 1936 जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक और हुआ था सम्मेलन। इसमें समाजवादी विचारों की जो पूरी की पूरी एक डिटेल है, उस डिटेल को रखा गया था। समाजवादी जो विचार है वो संविधान के अंदर भी आपके लिए गए हैं, है ना। तो जिसके अंदर सोशलिस्ट प्रिंसिपल बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजें आप देखोगे। फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर भी देखते हैं आप, है ना। और मौलिक कर्तव्य के साथ साथ में आप उसके अंदर भी देखते हैं जो डीपीएसपी है। और डीपीएसपी को डिवाइड किया गया कि कुछ गांधी की डीपीएसपी है, कुछ नेहरू की डीपीएसपी। नेहरू की डीपीएसपी की जब बात होती है तो वो समाजवादी विचारों की बात होती है। तो ये समाजवादी विचारों को भारत के अंदर प्रमोट करना चाहते थे। इसकी मुहिम उन्होंने 1936 से ही उठाना शुरू कर दी थी। ठीक, 1937 अगेन फिर अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। इसके अंदर ये पहला गांव में होने वाला अधिवेशन था, इस वजह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1938-39 के इसलिए इंपॉर्टेंट है सुभाष चंद्र बोस की वजह से। ठीक है, ये हरिपुरा का अधिवेशन था 1938 में, इसमें सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। ठीक है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इसमें राष्ट्रीय योजना समिति को बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे गांधी ने इनको अपोज किया था। ठीक है, हाँ,
गांधी अपोज कर रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस को लीडर ना बनाया जाए कांग्रेस का, ठीक है, उनको प्रेसिडेंट ना बनाया जाए। लेकिन गांधी जी के इस समय में जो 1938 का दौर है, ये समय गांधी जी की बातों को लोग थोड़ा दरकिनार करना शुरू कर चुके हैं, ठीक है। मतलब गांधी जी की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं बची थी जितनी आप असहयोग आंदोलन के दौरान देखते हो या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान देखते हो, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं बची थी। लेकिन गांधी जी की बात को यहाँ दरकिनार करते हुए सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना जाता है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जनता के बीच में सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर इस समय थे। गांधी जी ऐसा क्यों नहीं चाहते थे सुभाष चंद्र बोस लीडर बने? गांधी क्यों नहीं चाहते थे? दोनों ही देशभक्त लीडर हैं और बड़े लीडर हैं, लेकिन गांधी जी कभी क्यों नहीं चाहते थे सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रतिनिधित्व करें? ऐसा क्यों नहीं चाहते? क्योंकि वो सर वॉर करके आजादी लेना का उनका वो था, वॉर करके आजादी ये कि आप सीधा युद्ध करके लड़ाई मतलब भारत को आजाद करा सकते हैं। गांधी जी की जो वो थी विचारधारा वो ये तरह की नहीं, वो बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही। सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी जो थी वो वायलेंस करने से पीछे नहीं थी, पहली बात तो यही है। और वायलेंस करने का मतलब यही है कि हिंसात्मक रवैया भी अगर हमें आजादी के लिए अपनाना पड़े, है ना, तो हम उसको भी करने के लिए तैयार है। तो सुभाष चंद्र बोस की इस आइडियोलॉजी को रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी बोला जाता है, जिसने भारतीय समाज के अंदर लोगों का जो तबका था उसके अंदर ये बात बैठा दी थी कि भारत को आजादी अगर मिलेगी तो इनके साथ में युद्ध करके ही मिलेगी, ठीक है। और इस आइडियोलॉजी ने किसको बढ़ावा देना शुरू कर दिया? हिंसा को। और हिंसा के सबसे कड़े विरोधी कौन है? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी कभी भी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कोई ऐसा लीडर करे जिसकी आइडियोलॉजी हिंसात्मक हो और लोगों में ये मैसेज जाए कि चलो कांग्रेस भी हिंसात्मक रवैयों को अपनाने के लिए तैयार है। तो फिर जनता उससे और प्रमोट हो जाती और जनता हिंसात्मक रवैयों को अपनाते हुए आजादी को लेने की कोशिश करने लगती, है ना। तो इस वजह से कभी नहीं चाहते थे, लेकिन चुन लिए गए। 1939 त्रिपुरी के सेशन में भी पहले सुभाष चंद्र बोस को ही चुना गया, ठीक है। लेकिन अब गांधी जी बिल्कुल स्ट्राइक पे ही आ गए और उन्होंने बोला इस बार नहीं, क्योंकि पिछली बार का रिजल्ट हम देख चुके हैं जिसने भारत के अंदर रिवॉल्यूशनरी गतिविधियों को बढ़ा दिया सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष बनने के बाद में। सर, तो ये कारण तो हो सकता है कि गांधी जी केवल विरोधी थे सुभाष चंद्र बोस के, क्योंकि सर जब कांग्रेस के सारे सदस्य सुभाष चंद्र बोस जी को चुनने के लिए उन्होंने अपना वोट डाला है, तो सबकी सारे नहीं तो सर सारे नहीं, एक मेजोरिटी था वो तो सुभाष चंद्र बोस जी को मिली। तो उससे सर ये भी तो होता है कि सबकी आइडियोलॉजी सुभाष चंद्र बोस के हिसाब से चल रही है। नहीं, गांधी की आइडियोलॉजी को सारे कांग्रेस के नेता समर्थन करते थे, इस बात से कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर सुभाष बाबू को भी तो मानते थे, तभी तो उनको अध्यक्ष चुना 2 बार। सुभाष चंद्र बोस की पॉपुलैरिटी को देख के कांग्रेस चाहती थी कि हम इसको अपना अध्यक्ष चुने। उनको आइडियोलॉजी ज्यादा मैटर यहाँ पे नहीं करती थी। उन्होंने कहा एक सेशन में अगर किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बना लिया जाता है तो कांग्रेस की खोई हुई गरिमा वापस आ जाएगी, जो कांग्रेस की अंग्रेजों ने दबा दी है गरिमा को। जनता विश्वास नहीं कर पा रही थी कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस 1885 से यही सब कर रही है और अभी तक कोई खास रिजल्ट मिला नहीं। सुभाष चंद्र बोस जब आएंगे तो कांग्रेस को इससे ये फायदा होगा कि हमने एक ऐसा लीडर भी चुना जो आजादी के लिए बिल्कुल इस समय तत्पर है और माना जा रहा है कि बस आजादी दे दो, इस तरीके का लीडर। तो इस वजह से सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पे चुना गया था। कांग्रेस की आइडियोलॉजी जो थी उस आइडियोलॉजी से माइनॉरिटी के कुछ लोग फेवर करते थे। माइनॉरिटी का मतलब ये कम लोग फेवर करते थे गांधी की आइडियोलॉजी को। और मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस का हर व्यक्ति गांधी जी को सम्मान देता था उनके अहिंसात्मक रवैये को लेकर, उनकी आइडियोलॉजी को लेकर, उनके प्रिंसिपल्स को लेकर। क्योंकि गांधी जी ने जिस दिन से ये प्रिंसिपल्स को अपनाया था तब से लेकर अपनी मृत्यु तक उन्होंने इन प्रिंसिपल्स को कभी भी नहीं छोड़ा। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर चल पाए, ठीक है। तो ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, गांधी के सुभाष चंद्र बोस के साथ में है, गांधी के अंबेडकर जी के साथ में है, गांधी के बाद में थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे तो फिर आपको जवाहरलाल नेहरू के साथ में भी कहीं कहीं देखते हैं, है ना। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बड़े लीडर्स से बनते हैं तो उनमें हमेशा आते ही आते हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा कुछ बनती है, उनकी विचारधारा कुछ बनती है। और सब बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के और बहुत मतलब कह सकते हो असीमित ज्ञान लेकर ऐसे लीडर्स बनते हैं। तो वो किसी किताबों से पढ़े होते हैं, वो किसी आइडियोलॉजी से इंस्पायर हो जाते हैं, दूसरा व्यक्ति किसी आइडियोलॉजी से हो जाता है। अब सुभाष चंद्र बोस हिटलर को मानते हैं, हिटलर को समर्थन देने वाले एक लीडर
उनको हिटलर के साथ में दोस्ती अच्छी करनी थी, हिटलर से सहायता चाहिए थी भारत की आजादी के लिए। तो हिटलर का रोल आप समझते हो क्या रोल था पूरे इतिहास के अंदर? हिटलर तानाशाह के फॉर्म में जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी भी कैसी बन गई? उसी तरीके की बन गई, क्योंकि उन्होंने विश्व इतिहास ज्यादा फोकस करके पढ़ा था, और विश्व इतिहास में कोई आजादी मिली नहीं जो शांति से मिल गई है, ऐसा हुआ ही नहीं कभी। तो हम लोग क्या देखते हैं? इतिहास देखते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने वो इतिहास पढ़ा था, गांधी ने धर्म का इतिहास पढ़ा हुआ था, और वो धार्मिक इतिहास के ऊपर ज्यादा बिलीव किया करते थे। उनका मानना था कि शांति के साथ में भी हम लोग अंग्रेजों को तोड़ सकते हैं, तो वो कोशिश करते हैं। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, इसमें कोई गलत नहीं होता है, सब अलग अलग होते हैं और गलत कोई नहीं होता, ठीक है। तो इसके बाद में जब गांधी जी ने अपोज किया सुभाष चंद्र बोस का, तो सुभाष चंद्र बोस ने खुद ही यहाँ पे आके रिजाइन कर दिया, और उन्होंने बोला कि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष अब नहीं रहना चाहता, क्योंकि ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस में गांधी के सामने खड़े होकर नहीं करना चाहता। और गांधी को सम्मान दिया करते थे बहुत ज्यादा सुभाष चंद्र बोस, और इसी सम्मान में उन्होंने रिजाइन कर दिया, और उनकी जगह फिर किसको चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को, जो गांधी जी के बहुत सहयोगी और मित्र भी थे, उनको चुना गया। यहाँ से अलग होकर सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी इसी समय, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक एक ऐसी संस्था है जिसने आगे चलकर भारत के अंदर एक ऐसा संगठन बनाया था, जिस संगठन ने भारत की आजादी के लिए अंग्रेजों के साथ में युद्ध भी किए हैं। उन युद्ध को भी हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से सुभाष चंद्र बोस के फॉरवर्ड ब्लॉक ने सहायता की, ठीक। ये 40 के अंदर रामगढ़ में जो थे वो इसके प्रेसिडेंट जो बने थे वो बने थे अबुल कलाम आजाद, ठीक है। और अबुल कलाम आजाद जब यहाँ पे प्रेसिडेंट बने, उसके बाद में 41 से 45 तक कांग्रेस को बैन कर दिया गया भारत के अंदर, ठीक है। कांग्रेस को किसने बैन कर दिया? भारतीय सरकार ने। और भारतीय सरकार है कौन? अंग्रेज से, ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे इनको बैन कर दिया। इस बैन के दौरान कांग्रेस के सेशन लगातार होते रहे, लेकिन कांग्रेस ने ओपन सेशन कभी नहीं किए, छोटे सेशन किया करते थे। और इस पूरे के पूरे दौरान अध्यक्ष कौन बना रहा? अबुल कलाम आजाद ही इसके अध्यक्ष बने रहे। तो 40 से लेकर 45 तक इसके अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद, ठीक है। तो ये चलता रहे। 46 में मेरठ में अधिवेशन हुआ, और ये आजादी से पहले का आखिरी सत्र था। इस समय कांग्रेस के ऊपर से बैन हटा दिया गया था, और ये ओपन सेशन हुआ था, जिसके जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे, ठीक है। तो वो और स्वतंत्रता के दौरान भी आईएनसी का अध्यक्ष किसको माना जाता है? जेबी कृपलानी, ठीक है। तो ये कांग्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट सेशन है। आगे चल के ये जितनी भी घटनाएं बीच बीच में आई, इन घटनाओं को हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी ये इंपॉर्टेंट सेशन थे कांग्रेस के, जो आपको पढ़ना जरूरी है। इसके नोट्स भेज देंगे आप लोग को, वहां से नोट कर लीजिए। नोट्स अभी इसलिए नहीं भेज रहा हूं मैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ अपडेशन करनी, और वो अपडेशन जो है आने वाले एग्जाम के अंदर एक बार प्रीवियस ईयर 10 साल के पेपर आप लोग को जब सॉल्व करा दूंगा, तब जाके वो उठा के फिर आपको दूंगा, ठीक है। जिससे कुछ अपडेशन जो बची बचाई है वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन है। लॉर्ड लैंसडाउन के समय में एक इंपॉर्टेंट चीज बस यही है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आया था, ठीक है। और इसमें भी जो एक व्यवस्था शुरू हुई थी, वो शुरू हुई थी अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक। मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शंस का पहली बार भारत के अंदर शुरुआत होना, वो इसी समय में हुआ था, ठीक है। तो इस वजह से ये अधिनियम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे हम लोग। ये जो आया था द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम, अभी आप पढ़ चुके हैं पीछे। 1881 के अंदर भी एक अधिनियम आया था, ठीक है, जिसको हम लोग फर्स्ट फैक्ट्री अधिनियम के फॉर्म में पढ़ते थे, ठीक है। उसके क्लॉजेस भी कुछ बताए थे मैंने आपको, मजदूरों को कुछ सहायता वायता प्रदान करने के लिए बोला गया था। तो इस समय में यहाँ पर द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम आया था। अब जो पीसीएस सीसीएस के एग्जाम होते हैं, आईएएस तो आ चुका था, पीसीएस कब आया? इसी समय में आया था। मतलब प्रांतों में और अधीनस्थ में सिविल सेवा का वर्गीकरण कर दिया गया था। अब सेंटर के अलावा प्रांतों में भी सिविल सेवाओं को यहाँ पर भर्ती कराई जाएगी,
और वो सिविल सेवाएं कौन सी हैं आज के समय में, जिसको हम लोग पीसीएस के फॉर्म में जानते हैं। ठीक है, तो स्टेट पीसीएस के एग्जाम इसी के कार्यकाल के दौरान शुरू किए गए थे। ठीक, इंपॉर्टेंट है 1892 का सेशन, इसको एक बार देख लेते हैं। 1885 के अंदर जब कांग्रेस के कुछ बड़े लीडर्स लगातार डिमांड कर रहे थे कि भारत की शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ भारत की जो सर्विसेज है उसके अंदर भी भारतीयों को मौका देना चाहिए, हमको संसद में मौका देना चाहिए, हमें गवर्नर जनरल की काउंसिल में मौका देना चाहिए, इस तरीके की डिमांड्स लगातार कर रहे हैं। ठीक है, ये डिमांड्स प्रेयर्स, पेटिशन और एप्लीकेशन के बेसिस पे हुआ करती थी, लेकिन इन डिमांड्स का प्रभाव पड़ा और वो प्रभाव हमको 1892 में देखने को मिलता है, जिसमें सबसे बड़ा प्रभाव ये था, पहली बार भारत में इलेक्शंस होंगे। अभी तक क्या होता था, ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने गवर्नर जनरल या फिर वायसराय से बोलते थे जाओ इन दिन का चुनाव करो, और वो कुछ लोग चुन के आ जाते थे और चुनाव के दौरान वो नॉमिनेटेड सदस्य भारतीय हुआ करते थे। ठीक है, ऐसा हुआ करता था। लेकिन अब क्या हुआ करेगा, अब चुनाव हुआ करेगा, है ना, इलेक्शन हुआ करेंगे, लेकिन ये कैसे इलेक्शन है, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन से। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होंगे, इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब जनता के द्वारा चुना जाना होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है, जो पहले से प्रतिनिधि हैं वही चुनाव करेंगे, लेकिन एटलीस्ट एक कॉन्सेप्ट तो शुरू हुआ भारत के अंदर इलेक्शन का, कांग्रेस की डिमांड के द्वारा। तो ये 1885 के अंदर कांग्रेस जब बनी, उसकी स्थापना हुई, उसके बाद में ये सब चीजें शुरू। अब ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं आपके लिए। इस अधिनियम के अंदर क्या क्या बदलाव हुए। इस अधिनियम के अंदर कुछ सदस्यों की संख्या, जैसे कि केंद्रीय विधान परिषद जो थी, जो कि गवर्नर जनरल के अंडर में डायरेक्ट आती थी, उसमें मेंबर्स जो थे वो 10 से 16 सदस्य अब हुआ करते थे। पहले ये संख्याएं बहुत न्यूनतम थी, 4-4, 5-5 सदस्य प्रांतों के अंदर रहा करते थे। इन सदस्यों की संख्या प्रांतों के हिसाब से और केंद्र के हिसाब से बढ़ा दी गई। ठीक है, केंद्र में कितने सदस्य कर दिए गए, 10 से 16। बंगाल में ये सदस्यों की संख्या 20 हो गई थी, मद्रास में 20, बंबई में 8 और अवध में 15। ठीक है, उत्तर पश्चिमी प्रांत में 15। और ऐसा नहीं था कि ये सब अंग्रेज होंगे, कौन होते थे, भारतीय भी हुआ करते थे इसके अंदर शामिल। ठीक, तो 24 सदस्यों में से यहाँ पर 5 भारतीय होते थे जब हम लोग केंद्रीय विधान परिषद की बात करते हैं। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद या इस तरीके के जो भी सांसदों को जब यहाँ पे चुना जाता था या सदस्यों को चुना जाता था, तो उसमें कितने भारतीय चुने गए थे, 5 भारतीय। और ये भारतीयों की सबसे मैक्सिमम संख्या थी, भारतीय इससे पहले इतने ज्यादा चुने कभी भी नहीं गए। ठीक है, आगे चल के भी और भी देखोगे, इसमें और भी परिवर्तन हुए जिसमें भारतीयों का चुनाव हुआ था। अभी तक मैक्सिमम भारतीय कितने चुने गए थे, 3 भारतीय थे। ठीक है, जो हम लोग पढ़े थे ना, राजा पटियाला वगैरह के, वो सब चीजें पढ़ी थी, तो वो कितने थे, 3 भारतीय थे। यहाँ पे कितनी संख्या कर देगी, 5 भारतीय अब यहाँ पर ऐड हुआ करेंगे। ठीक, कर लो। इस समय में क्या हुआ कि जो 1861 का एक्ट था, पहली बात तो उसके अंदर भी कुछ परिवर्तन किए जा रहे थे। ठीक है, पहले इस एक्ट के अंदर क्या होता था, जो सार्वजनिक मामले होते थे उस पर डिस्कशन करने का कोई अधिकार नहीं हुआ करता था भारतीयों को, है ना। अब यहाँ पे सार्वजनिक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया था 1892 के एक्ट के अंतर्गत कि अगर आप कोई कानून पास कर रहे हैं तो उस कानून में आपको क्या करना पड़ेगा, आप 6 दिन पहले एक नोटिस देंगे और नोटिस पे एक डिस्कशन किया जाएगा और वो सार्वजनिक मसले, भारतीयों की राय भी उसके अंदर सुनी जाएगी, तब उसको पारित किया जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ फिर बोल दी गई कि ऐसे मसले डिस्कस जरूर किए जाएंगे, लेकिन हमारे ऊपर किसी भी तरीके से ये कंपलसरी नहीं होगा कि हम आपकी बात को माने। ठीक है, तो भारतीयों को सिर्फ और सिर्फ अपनी राय रखने की
यहाँ पर बात की गई है। पूरक प्रश्न अभी भी नहीं पूछ सकते थे, ठीक है। पूरक प्रश्न मतलब कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस होते हैं, संविधान के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है। तो पूरक प्रश्न अभी भी नहीं पूछ सकते, ठीक है। विधान परिषद वगैरह जो गवर्नर जनरल से परमिशन लेनी पड़ती थी उन्हें, और पुराने कानून को निरस्त करके नए कानून बनाने के लिए विधान परिषदों को अभी भी गवर्नर जनरल से परमिशन लेनी पड़ती है। मतलब क्या हुआ इसका, जो प्रांत की अभी भी परिषदें बनी है उसके अंदर भी अभी भी ये आपको असीमित अधिकार नहीं दिए गए हैं कि प्रांत के डिसीजन चेंज किए जा सकते हैं, ठीक है। मतलब प्रांतों के डिसीजन भी अभी कौन ले रहा है, अगेन फिर गवर्नर जनरल ही दिया करता है। सर स्पीकर की आवाज बढ़ा दी, हाँ स्पीकर की आवाज बढ़ा दी, स्पीकर है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, आवाज नहीं आ रही है बाहर की वजह से। चलो और तेज कर लेते हैं, ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। ये वाला जितना कहोगे उतना बढ़ा सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे 3 तरीके के क्लॉजेस इंपॉर्टेंट है जिसको हमें पढ़ना है। पहला क्लॉज तो यही है कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस को यहाँ पर ला दिया गया, और इनडायरेक्ट इलेक्शंस भारत के अंदर पहली बार ऐसा है कि अब होंगे, ठीक है। अब वो डायरेक्ट नहीं होते थे, प्रतिनिधियों के द्वारा भारतीयों का चुनाव उसके अंदर किया जाता था। दूसरे जो इसके अंदर आया था वो आया था कि 6 दिन के नोटिस के बाद में सार्वजनिक जितने भी मसले होते थे उसके ऊपर भारतीय अपना डिस्कशन कर सकते थे, ठीक है। तो भारतीय उसके ऊपर डिस्कशन भी कर सकते थे। तीसरा ये था कि इस कानून के अंतर्गत गवर्नर जनरल को परमिशन देनी पड़ती थी, किसको, विधान परिषदों को, तब जाकर वो किसी भी तरीके का नया कानून यहाँ पर बना सकते थे, ठीक है। तो ये 3 तरीके के अधिनियम यहाँ पे 1892 के अंदर आते हैं, और इन 3 में सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला आता है कि जिसको आप इनडायरेक्ट इलेक्शंस पढ़ते हो। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम के अंदर, जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस भारत के अंदर कहां से शुरू हुए थे, ठीक है। इसका आकलन वगैरह करने की कोई खास जरूरत नहीं है क्योंकि प्रीलिम्स का ही है ये। इसके बाद में लॉर्ड एल्गिन है। लॉर्ड एल्गिन के कार्य कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग जाके नोट्स में एक बार देख लीजिएगा बस क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये आता है सबसे इंपॉर्टेंट लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन यहाँ पर जब थे तो उस समय में कई सारे सुधार भारत के अंदर हुए, जो पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स भी हैं, जिसमें 90% कार्य नेगेटिव हुए भारत के अंदर, ठीक है। और 90% नेगेटिव कार्यों को तो देखेंगे। पहले कार्य ये देख लीजिए कि इस समय एंड्रयू फ्रेजर जो थे पुलिस कमिश्नर थे, उनके अंतर्गत यहाँ पर एक पुलिस कमीशन की नियुक्ति की गई थी 1902 के अंदर। और जो आज के समय में आप पुलिस विभाग देखते हो, जिस विभाग के अंदर एसपी दिखते हैं, जिस विभाग के अंदर दरोगा दिखते हैं, सिपाही दिखते हैं, है ना, इस तरीके के जो तमाम क्लासिफिकेशन और पोस्ट दिखता है वो किसके द्वारा किया गया था, एंड्रयू फ्रेजर के द्वारा इस समय में किया गया था। तो एंड्रयू फ्रेजर जाने जाते हैं भारत में पुलिस सुधार को लेकर, और ये पुलिस सुधार आज तक भारत में जैसे थे वैसे ही चलते हैं। इनको लेकर बार बार सुधार करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बाद में भी इसमें खास सुधार अभी भी नहीं आए, क्योंकि पुलिस की सर्विसेज भारत के अंदर सबसे टफ सर्विसेज मानी जाती है इंटरनल बाउंड्रीज के अंदर, क्योंकि ये वो सर्विस होती है जिसके अंतर्गत आपको 24/7 अवेलेबल रहना पड़ता है। फेस्टिवल्स में आपकी ड्यूटी और ज्यादा बढ़ा दी जाती है, ठीक है। ठंड में, जाड़ों में आपके पास में वो इंतजाम नहीं रहते वर्दी के अलावा कि आप अपनी सर्दियों को बचा सकें, है ना। तो ऐसा ड्रेसिंग सेंस भी लगाया गया था। तो ये सब कब आया था, इसी दौरान आया था जिस दौरान यहाँ पर एंड्रयू फ्रेजर ने पुलिस कमीशन को यहाँ पे नियुक्ति की, ठीक। इसके बाद में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना, लेकिन इससे पहले भारत के अंदर 1901 में एक कानून आया था, जिस कानून ने बोला था कि भारत के अंदर जाकर चेक करो कि यूनिवर्सिटीज में किस तरीके के कार्य चल रहे हैं, ठीक है। तो 1901 के कार्य के जब यहाँ पे चेक होना शुरू हुए, चेक एंड बैलेंसेस होना शुरू हुआ, तो 1902 में एक अधिनियम लाया गया था जिसको बोला जाता था यूनिवर्सिटी एक्ट के फॉर्म में जाना जाता था। और उस यूनिवर्सिटी एक्ट में बोला गया था कि जाके यूनिवर्सिटीज में ये चेक करो कि ब्रिटिश विरोधी गतिविधियां तो नहीं चल रही। जैसे आज के समय में आप लोग सुनते होंगे जेएनयू का भी एक कॉन्सेप्ट आया था कि आंदोलन करने पर बैन है,
अभी आया है कुछ दिन पहले, और बोला गया कि जो भी कैंपस के अंतर्गत आंदोलन करेगा उसके ऊपर 20,000 रुपए जुर्माना, ठीक है, कितना 20,000 रुपए जुर्माना उसके ऊपर लगाया जाएगा। अब ऐसा कानून आप लोग सोचिए ब्रिटिशर्स अगर लेके आ रहे हैं, ठीक, और यूनिवर्सिटीज के अंदर लेके आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय इस समय क्या करते थे, जो भारतीय स्टूडेंट थे वो यूनिवर्सिटीज के अंदर सरकार के अगेंस्ट में आंदोलन करते थे। और वो आंदोलन कैसे होते थे, सरकार की नीतियों के अगेंस्ट में होते थे कि सरकार ऐसी नीतियां क्यों ला रही है जिससे कॉमन भारतीयों को नुकसान हो रहा है। तो सबको अपनी बात रखने का अधिकार था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या करा, यहाँ पे 1904 में एक कानून पास कर दिया, और उस कानून में बोला गया कि सारी यूनिवर्सिटीज इसके अंदर में आ जाएंगी, गवर्नर जनरल या डायरेक्ट सरकार के अंडर आ जाएंगी, और इसके ऊपर जो भी गवर्नर जनरल फाइनल डिसीजन देगा वो मान्य होगा। और इसमें एक फाइनल डिसीजन ये दिया गया था कि तमाम तरीके के आंदोलन भारत की यूनिवर्सिटीज के अंदर आज से बैन किए जाते, ठीक है। तो सारे आंदोलनों को बंद कर दिया गया था इस समय। इसका जीता जाता एग्जाम्पल अभी भी जेएनयू के अंदर आप लोग देख सकते हो, उससे कंपेयर कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। इस समय वाणिज्य और उद्योग विभाग की स्थापना की गई थी, मतलब कॉमर्स, और फिर आप लोग देखोगे इंडस्ट्रीज के फॉर्म में जितने भी बिजनेस वगैरह होते थे भारत के अंदर, उसको लेकर अभी भी किसी भी तरीके का कोई विभाग नहीं था, है ना। तो ऐसे विभाग की स्थापना भारत के अंदर इस समय की गई। कलकत्ता में कॉर्पोरेशन अधिनियम लागू किया गया। कलकत्ता सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, और यहाँ पे भी कॉर्पोरेशन अधिनियम की बात हो रही है, तो फिर कॉर्पोरेट्स की बात हो रही है, व्यवसाय की बात हो रही है, तो व्यवसाय से रिलेटेड एक अधिनियम यहाँ पे पारित किया गया था, ठीक है। भारतीय सिक्का और पेपर मुद्रा अधिनियम पास किया गया इसमें, और भारत को स्वर्ण मानक पर रखा गया। मतलब बेसिकली जो सिक्कों की वैल्यूज थी भारत के अंदर उनको बढ़ाया गया था। जैसे दूसरी कंट्रीज में आज के समय में डॉलर की सबसे ज्यादा कीमत होती है, बोला जाता है हर जगह डॉलर को कंपेयर किया जाता है, उस समय भारत के सिक्के और पेपर मुद्रा को सबसे ज्यादा इस अधिनियम के तहत कीमती बताया गया और वैल्यू दी गई थी। ये कुछ पॉजिटिव क्लॉजेज हैं जो भारत के अंदर कर्जन के द्वारा किए गए, ठीक है। निगेटिव में बंगाल का विभाजन है 1905 के अंदर जो हुआ था, और इस विभाजन ने ही 90% इनकी इमेज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। क्योंकि बंगाल का विभाजन एक सही नियत के साथ में नहीं किया गया था, इस वजह से इसमें एक प्रॉब्लम है, ठीक। तो 1905 का बंगाल विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बोला जाता है कि बंगाल विभाजन के बाद में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चले, और स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन गांधी के आंदोलनों से पहले अगर सबसे कोई इंपॉर्टेंट आंदोलन है तो वो स्वदेशी आंदोलन है। ये वो आंदोलन है जिसके अंदर पहली बार महिलाओं ने भागीदारी ली, ठीक है। अभी तक महिलाएं भागीदारी नहीं लेती थी किसी आंदोलन में, लेकिन इस आंदोलन में महिलाओं ने आगे बढ़ चढ़कर भागीदारी ली, और उसके बाद में महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन से ही सीख लेकर महिलाओं को, बुजुर्गों को और बच्चों को डायरेक्टली आंदोलन के अंदर इनवाइट किया, ठीक है जी सर। नहीं हाँ ठीक है। तो 1905 का बंगाल का विभाजन देख लेते हैं। बंगाल का विभाजन वो बंगाल नहीं है जो आज के समय में दीदी वाला है, ठीक है। बंगाल का विभाजन कैसा है, बंगाल का विभाजन आज के समय में जो बंगाल है वैसा ये बंगाल नहीं है। हम लोग जब बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल के अंदर पश्चिम बंगाल भी आता है, बिहार भी आता है, उड़ीसा भी आता है, बांग्लादेश भी आता है और असम भी आता है। ये सब बंगाल का पार्ट था, ठीक है। और इतना बड़ा बंगाल जब था जिसकी बोला जाता था लगभग पॉपुलेशन 80 मिलियन हो चुकी थी। कितनी? 80 मिलियन पॉपुलेशन उसकी हो चुकी थी ऑलरेडी। 80 मिलियन पॉपुलेशन उस समय बंगाल की, और इतना बड़ा रीजन। तो अंग्रेजों के पास में एक बहाना था, वो बहाना ये था कि इतने बड़े बंगाल को किसी एक अधिकारी के अंडर में सौंपना ये सही नहीं है। मतलब बंगाल को जब हम अलग अलग तरीके से थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे प्रशासन अच्छे से चला सकते हैं। तो अंग्रेजों ने अपने लॉजिक क्या दिए? अंग्रेजों का लॉजिक ये था कि बंगाल को विभाजित करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है, और जब तक इसको डिवाइड नहीं किया जाएगा तब तक इस पर रूल करना संभव नहीं है।
ठीक है। तो प्रांतों का विभाजन यहाँ पे होना जरूरी है। तो इन्होंने बंगाल को विभाजित करने के लिए ऐसा लॉजिक दिया, लेकिन ये लॉजिक इंडियन नेशनल कांग्रेस को पल्ले नहीं पड़ा, क्योंकि इन्होंने जब बंगाल का विभाजन किया तो बंगाल का विभाजन इन्होंने भाषाई आधार पर कर दिया। भाषाई आधार पर उड़िया बंगाली बोलने वालों को एक तरफ कर दो, उर्दू हिंदी बोलने वालों को एक तरफ कर दो। तो ऐसी भाषाई आधार पर इन्होंने क्या करा, बंगाल का विभाजन किया। दूसरा विभाजन जो था इनका दिमाग में जो चीज थी वो था मुस्लिम हिंदू विभाजन, ठीक है। इन्होंने क्या करा, बोले पूर्वी बंगाल का जो इलाका है बांग्लादेश वगैरह वो सब मुस्लिम मेजोरिटी का इलाका है, तो मुस्लिम की मेजोरिटी को अलग कर दो, और इधर वाला जो बंगाल का इलाका है वो हिंदू मेजोरिटी का इलाका है, तो इधर वाली मेजोरिटी को अलग कर दो। तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम की मेजोरिटी के बेसिस पर क्या करा, बंगाल को विभाजित कर दिया। दो कारण जो कांग्रेस ने दिए वो यही थे, एक धार्मिक आधार पर विभाजन किया गया और एक भाषाई आधार पर विभाजन किया गया। अंग्रेजों ने या कर्जन ने क्या बोला, कर्जन ने बोला नहीं, हम प्रशासन को अच्छे तरीके से भारत में लागू करना चाहते हैं, इस वजह से हम इस विभाजन को कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो अलग अलग तरीके की चीजें हैं। इसके अंदर आगे देखिए कि विभाजन जब हुआ तो किस किस आधार पर कहां पे विभाजन कैसे कैसे किया गया। देखिए कर्जन के अनुसार विभाजन के बाद दो प्रांत होंगे, ठीक है। इसमें एक बंगाल होगा, ठीक। बंगाल आधुनिक पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार इसको बोला जाता था, ठीक है। क्या क्या आएगा इसके अंदर, एक बंगाल होगा जिसको सिर्फ बंगाल बोला जाएगा, जिसमें जो आज का पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार होगा, ठीक है। एक बंगाल ये हो जाएगा, और एक बंगाल को बोलेंगे पूर्वी बंगाल, जिसमें पूर्वी बंगाल और असम के स्टेट आया करेंगे, ठीक है। पूर्वी बंगाल की राजधानी बनाई जाएगी ढाका को, इसको बनाई जाएगी ढाका को, जो कि आज बांग्लादेश में हम देखते हैं। और इस बंगाल की राजधानी किसको बनाया जाएगा, कलकत्ता, ठीक है। तो कलकत्ता और ढाका के साथ में दो बंगाल बनाए जाएंगे। एक बंगाल के अंदर क्या क्या आएगा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार, और दूसरे बंगाल में पूर्वी बंगाल और असम। अब इसमें देखिए क्या हुआ, भाषाई आधार पर अगर हम लोग देखें तो जो बंगाल है इसका जो रीजन है, इस रीजन के अंदर हम लोग देखेंगे यहाँ पे थोड़ा बहुत हिंदी का भी क्षेत्र है। यह जो पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा और बिहार बेसिकली हिंदू मेजोरिटी का इलाका है, ये पूरा का पूरा वही तो है। और ये वाला इलाका कौन सा, मुस्लिम मेजोरिटी का, क्योंकि बांग्लादेश में भी आज के समय में आप देख सकते हैं। तो एक तो ये हो गया कि इसको हिंदू मेजोरिटी बना दिया जाए, इसको मुस्लिम मेजोरिटी बना दिया जाए। दूसरा क्या बोला गया कि बंगाल के अंदर जो पश्चिम बंगाल है यहाँ बंगाली बोलने वाले लोग रहते हैं, उड़ीसा में उड़िया बोलने वाले लोग रहते हैं, और बिहार में हिंदी बोलने वाले लोग रहते हैं। ये तीन भाषाएं बोलने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं, और यहाँ पे बंगाल में बंगाली बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले लोग यहाँ पे रहा करते थे, और यहाँ असमीज बोलने वाले लोग रहा करते थे। तो ये भाषा के आधार पर विभाजन कर दिया गया। दूसरा ये साफ साफ दिख रहा है, लेकिन कर्जन ने इस बात से मना करा कि हमने भाषाई आधार पर या फिर मेजोरिटी हिंदू मुस्लिम के आधार पर इसको विभाजित नहीं किया। लेकिन ऐसा सच था क्योंकि तभी भारत के अंदर बंगाल के विभाजन पर कई सारी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई, ठीक है, जिसके अंदर पूरे बंगाल के अंदर अशांति फैली, और इस अशांति ने कांग्रेस के अंदर जो उत्पात मचाया वो आप लोग देख चुके हैं अभी कांग्रेस के सेशन के अंदर। 5 का सेशन चाहे गोपाल कृष्ण गोखले का हो, 6 का सेशन चाहे फिर किसका, राणा भाई मनोजी का हो, और 7 का सेशन किसका था, राज बिहारी घोष का। तो उस समय में क्या हुआ, ये तमाम परिवर्तन हम लोग को देखने को मिलते हैं, और सूरत का विभाजन हो जाता है कांग्रेस के अंदर भी इसी बात को लेकर। लेकिन उससे पहले भारत के अंदर बंगाल के विभाजन को लेकर कई सारी चीजें उत्पन्न हुई, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो क्या थी, वो था स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन इस समय में, क्योंकि भारत के अंदर राष्ट्रवाद का उदय हो चुका है, और भारतीयों को ये बात अच्छे से पता है कि सीधा सीधा ये हमारे राष्ट्र के ऊपर अटैक है और राष्ट्रवाद का अटैक है। मैंने आपको जब राष्ट्रवाद की या नेशनलिस्ट की या नेशनलिज्म की जब डेफिनेशन बताई थी तो उसके अंदर क्या बताया था मैंने, एक कॉमन पॉलिटिकल टेरिटरी में रहना, मतलब कॉमन क्षेत्र के अंदर जब हम लोग रहते हैं और कॉमन गोल के साथ कार्य करते हैं, ये तो बोला था। कॉमन क्षेत्र तो बचा ही नहीं, जब बंगाल को विभाजित कर दिया जाएगा तो इससे क्या हो रहा है, राष्ट्रवाद कमजोर हो रहा है। तो भारतीयों को इतनी बात समझ आ गई कि हमारे राष्ट्रवाद के ऊपर सीधा सीधा अटैक है।
तो यहाँ पर राष्ट्रवाद की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, ये स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन भारत के अंदर शुरू हुआ। ठीक है, और कई सारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारक भी हम लोग देख सकते हैं कि जिसके अंदर सामाजिक तौर पर भारतीयों का अटैक किया जा रहा है, उनकी सामाजिक सांस्कृतिक वैल्यूज को नष्ट किया जा रहा है भारत के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज अगर आर्थिक चीजों की बात करें तो आर्थिकी तौर पर ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से शोषण तो कर ही रहे हैं भारतीयों का पहले से। और अगर बात करें हम लोग राजनीतिक तौर पर तो इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया राजनीतिक तौर पर, जो प्रशासन के ऊपर भारत में सीधा सीधा अटैक था। ठीक है, तो सारे तरीकों की अगर बात करें तो इन्होंने इन तरीकों से भारत के अंदर सीधा बंगाल के ऊपर और बंगालियों के राष्ट्रवाद के ऊपर अटैक किया था। इस वजह से राष्ट्रवाद का उदय इस समय में बहुत हद के लेवल पर आप लोग देख सकते हैं। बढ़ते राष्ट्रवाद के कारण स्वदेशी आंदोलन क्योंकि राष्ट्रवाद की वजह से शुरू हुआ था, तो वो कारण क्या है जिनसे राष्ट्रवाद बढ़ा। पहला कारण तो यही है कि ब्रिटिश मंशा को पहचान लिया था इस समय हम लोग ने, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमको बार बार बेवकूफ बना रहे थे, अभी भी बेवकूफ बना रहे कि हमने तो प्रशासन के आधार पर बंटवारा किया। लेकिन भारतीयों को क्या समझ आ गया कि आपने प्रशासन के नहीं, आपने हिंदू मुस्लिम या फिर भाषा के आधार पर बंटवारा किया। तो ये बंटवारा बेसिकली ब्रिटिश मंशा को पहचान लेता है। इसके बाद में विश्वास में वृद्धि हो गई थी। विश्वास में वृद्धि का मतलब भारतीयों के अंदर ये विश्वास आ गया था कि जनता जो है भारत की वो अंग्रेजों के सामने खड़ी हो सकती है और उनके ऊपर हम लोग आंदोलन चलाकर उनसे आजादी ले सकते हैं। तो ये विश्वास में वृद्धि आएगी। किसकी वजह से? ये जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर इस समय में ज्यादा प्रभावी हो गए थे, लाल पाल जिनकी बात करते हैं हम लोग, उनकी वजह से विश्वास के लोगों की वृद्धि आई। बढ़ती जागरूकता, क्योंकि शिक्षा का प्रचार प्रसार लगातार हो ही रहा है, शिक्षा लोग ग्रहण कर ही रहे, तो इसकी वजह से क्या होगा, जागरूकता भी बढ़ेगी। और जब जागरूकता बढ़ी उसके बाद राष्ट्रवाद का उदय होना लाजिम है। ठीक, अंतरराष्ट्रीय प्रभाव, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि कई सारे पहले भी यहाँ पर यूरोप के अंदर आंदोलन चल रहे हैं। उन आंदोलनों में ये जो करंट के आंदोलन यहाँ पर थे, जैसे आयरलैंड के अंदर आंदोलन हुआ, जापान में हुआ। आयरलैंड जापान के अंदर तो हम ब्रिटिशर्स को ही देखते हैं कि उनसे ही आजादी मिल गई थी इन लोगों को। ठीक है, मिस्र हो गया, तुर्की, फारस या चीन, इन तमाम जगहों पर अगर ब्रिटिशर्स और अमेरिकन का प्रभाव था, इस प्रभाव को हटाकर वहां के लोकल लोगों ने अंग्रेजों को वहां से भगा दिया था। तो भारत के लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ये बात लोगों के मन में बैठी। तो अंतरराष्ट्रीय प्रभाव थे और लॉर्ड कर्जन की रूढ़िवादी नीति, इन नीतियों को जो आप लोग अभी देख सकते हो, जैसे विश्वविद्यालय के ऊपर रोक लगा देना, स्टूडेंट्स की फंडामेंटल राइट्स को दबा देना, इस तरीके के तमाम कानून। और अब आप लोग देख रहे हो कि भारत के अंदर बंगाल के विभाजन को भी कर देना, ये सब कर्जन की नीतियां हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो ये राष्ट्रवाद के उदय के लिए काफी थी, जिन्होंने यहाँ पे राष्ट्रवाद के उदय में भूमिका निभाई। स्वदेशी आंदोलन के ऊपर अगर चले तो जैसा कि नाम है स्वदेशी आंदोलन, मतलब स्वदेशी का मतलब बेसिकली यही है कि भारत की लोकल वस्तुएं और चीजों को प्रयोग कर ब्रिटिश जो भी वस्तुएं और चीजें हैं उनका बहिष्कार किया जाएगा। ठीक है, और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन दोनों साथ में चलते हैं। कैसे चलते हैं? साथ में, पैदल चलते। ठीक, तो स्वदेशी आंदोलन जब यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे साफ साफ एक बात को बोला गया था। पहली चीज डिमांड हमारी ये थी कि हम बंगाल के विभाजन को अभी का अभी रद्द करवा दें, कि कर्जन ने जो बंगाल का विभाजन किया है उसको अभी रद्द कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन कर्जन इसके लिए नहीं माना और लगातार इसको लेकर सिचुएशन जो थी वो खराब होती चली गई। ठीक है, कर्जन के इस आंदोलन के बाद में जो उसने भारत पे खड़ा करवा दिया था, जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ तो तमाम ब्रिटिशर्स जितनी भी वस्तुएं बना करते थे, चाहे वो बाहर से लंदन से यहाँ पे आ रही हो, चाहे इंडिया के अंदर वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हो, उन सब के ऊपर क्या कर दिया गया, रोक लगा दी गई भारतीयों के पास। और भारतीय बोले हम किसी भी तरीके की कोई ब्रिटिश वस्तुओं को प्रयोग नहीं करेंगे, और वो ब्रिटिश वस्तुओं के साथ साथ ब्रिटिश एजुकेशन को भी हम प्रयोग नहीं करेंगे। जो अंग्रेजी माध्यम में भारतीय शिक्षा ले रहे थे उसके ऊपर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। और भारतीयों ने बोला कि हम भारतीयों को शिक्षा भारतीय भाषाओं में ही देंगे और इसके अलावा कोई भाषा में शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स की कमर को कैसे तोड़ सकते हैं जब आप उनको आर्थिक रूप से कमजोर कर दोगे। जब वो आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे तो फिर वो भारत के अंदर किसी भी तरीके की कोई गतिविधियों को नहीं चला पाएंगे। ठीक है, ये क्लियर?
तो जब स्वदेशी आंदोलन यहाँ पे शुरू किया गया तो बहुत सारे आयोजन जनसभाएं हुई, जिनमें ये 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू प्रचार प्रसार किया गया था। ये एग्जाम के आने वाले किसी भी समय में आपसे पूछ सकता है, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन अभी पिछले साल के न्यूज़पेपर के अंदर मैंने देखा था, जहाँ पे बंगाल विभाजन के रद्द होने की बात की जा रही थी और आज के बंगाल को उससे कंपेयर किया जा रहा था। वहाँ पे ये 3 नाम आए थे, ठीक है, जिसमें एक है हितावादी, एक है संजीवनी और एक है बंगाली। ये 3 समाचार पत्र थे उस समय, वो जो थे माध्यम, अपने माध्यम से लोगों तक सारी न्यूज पहुंचा रहे थे। इस समय के वो न्यूज़पेपर हैं ये, जैसे हम लोग सोम प्रकाश और अमृत बाजार पत्रिका लेके आए, जिन्होंने क्रांतिकारी गतिविधि भारत में चालू की थी। तो ये वो न्यूज़पेपर्स थे जो आम लोगों तक अपनी बातें पहुंचा रहे थे कि भारत के अंदर बंगाल का विभाजन गलत तरीके से हुआ। ये बात लोगों को पता ही नहीं थी कि बंगाल का विभाजन अगर अंग्रेज कर रहे हैं तो वो गलत है। किसने पहुंचाई ये बातें? इन तीनों न्यूज़पेपर्स ने, और जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने यहाँ पर ये बातें पहुंचाई थी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। कई सारी जो यहाँ पर सभाओं का जो आयोजन भी किया गया था, इसकी घोषणा देखिए कब की गई, 7 अगस्त 1905, ठीक है। 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक की गई थी, जहां पे ये पारित किया गया कि स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन पूरी तरीके से भारत के अंदर चलेगा, ठीक है। और इसके अंदर कुछ लीडर्स थे, जिन लीडर्स को यहाँ पे लाया गया था, जिन लीडर्स में बाल गंगाधर तिलक ने इसको लीड किया था, ठीक है। विपिन चंद्र पाल इसको इस समय लीड कर रहे थे, अरविंदो घोष इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। मतलब बेसिकली कौन से लीडर्स हैं? एक्सट्रीमिस्ट टाइप के लीडर है, या जो भी गरम दल के नेता हुआ करते थे वो इसको लीड कर रहे हैं, ठीक है। और ये तो है, बहिष्कार किया गया तमाम सामानों का, वस्तुओं का, जो भी ब्रिटिश से आया करती थी। विभाजन के लागू होने के बाद बंगाल के लोगों ने वंदे मातरम गीत गा गाकर विरोध करना शुरू किया, ठीक है। जैसे हम नारे देते हैं जब भी कोई आंदोलन करते हैं, तो लोग जब रोडों पे चला करते थे तो गीत गाया करते थे, कौन सा? वंदे मातरम। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी समय रचना की थी अमार सोनार बांग्ला की, जो कि आज के समय में बांग्लादेश का लोकगीत या राष्ट्रीय गीत है, ठीक है। बांग्लादेश ने इसको अडॉप्ट कर लिया था। लोगों ने, क्योंकि इन्होंने क्या करा था, हिंदू मुस्लिम एकता को नष्ट करने की कोशिश की थी। तो भारत के अंदर जब ये आंदोलन चल रहा था तो हिंदू मेजोरिटी, मुस्लिम मेजोरिटी, तमाम लोग साथ में आके एक दूसरे को राखी बांधा करते थे, और राखी बांध कर क्या कोशिश करते थे दिखाने की कि हम अभी भी एक हैं, आप कितना भी कोशिश कर लो हमें अलग नहीं कर सकते। कई सारे लोग नंगे पांव चल चल कर कहाँ जाते थे? नंगे पांव चल चलकर लोग निकलते थे और निकल के बोला करते थे, आंदोलन के दौरान रोडों पे चला करते थे और रोडों पे चल के बोला करते थे, आप किसी भी तरीके से हमारे आंदोलन को दबा नहीं सकते। और यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी हो चाहे मुस्लिम मेजोरिटी हो, तमाम तरीके के लोग जा जाकर गंगा स्नान भी कर रहे थे, ठीक है। तो गंगा स्नान का भी पार्टिसिपेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सब दिखाने की क्या कोशिश की जा रही है अंग्रेजों को कि हिंदू मुस्लिम मेजोरिटी भारत के अंदर आपके करने से नष्ट नहीं होने वाली। लेकिन बंगाल विभाजन जब हुआ, इसने एक्चुअल में हिंदू मुस्लिम मेजोरिटी को नष्ट किया, ठीक है। वो कैसे नष्ट किया कि जब हिंदू और मुस्लिम मेजोरिटी के 2 भाग अलग अलग बटे, जिसके अंदर पूर्वी बंगाल जो इलाका था, जिसको आज के समय में बांग्लादेश कहते हैं, यहाँ कौन सी मेजोरिटी है? मुस्लिम मेजोरिटी है। और मुस्लिम्स को अंग्रेज लगातार इन्फ्लुएंस करते थे शुरू से ही कि आप हमारे साथ मिलकर कार्य करो, हम आपको हमेशा अच्छा एजुकेशन भी देंगे और आपको आगे चलकर इलेक्शंस होंगे या कोई भी चीज होगी उसमें प्रतिनिधित्व भी दिलाएंगे। इन्होंने मुस्लिमों के अंदर ये बात बैठा दी बुरी तरीके से कि भारत के अंदर मेजोरिटी जो है वो हिंदू पॉपुलेशन की है। तो हिंदू मेजोरिटी के दौरान आप भारत के अंदर ना तो कभी प्रेसिडेंट बन सकते, ना कभी प्राइम मिनिस्टर बन सकते, और किसी भी बड़ी पोजीशन पे आप नहीं पहुंचोगे। ये बात किसने बैठाई थी? अंग्रेजों ने मुस्लिमों के मन में। और जब मुस्लिमों के मन में ये बात बैठ गई, उसी का एक रिजल्ट था मुस्लिम लीग, जिसको आप 1906 के अंदर पढ़ोगे। और उसी का एक रिजल्ट था कि जब बंगाल का विभाजन हुआ तो जो हायर एजुकेटेड क्लास था मुस्लिम वर्ग का, उसने बंगाल विभाजन को समर्थन दिया था। ये बात ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत के अंदर बंगाल विभाजन को कौन लोग समर्थन दे रहे थे। इसमें एक समर्थन किसने दिया था? एजुकेटेड मुस्लिम क्लास ने दिया था। क्योंकि एजुकेटेड मुस्लिम क्लास को क्या लगा कि हमारी मेजोरिटी अब हो जाएगी बांग्लादेश के अंदर, जो कि हम अभी बंगाल पूरा का पूरा तो उसमें माइनॉरिटी में थे,
ठीक है, क्योंकि उसमें सारी पॉपुलेशन थी। लेकिन बांग्लादेश का जो इलाका है वहां पे अब मुस्लिम मेजोरिटी हो जाएगी, और इस मुस्लिम मेजोरिटी के होने के बाद में अब हमारे ही प्रतिनिधि चुन के वहां जाया करेंगे, हमारे ही चीफ मिनिस्टर चुन के वहां पे जाया करेंगे, तो मुस्लिमों को यह भरोसा हो गया। इस वजह से मुस्लिम्स ने यहाँ पे क्या करा, बंगाल के विभाजन को पूरी तरीके से अपोज भी नहीं किया। अपोज मुस्लिम कर जरूर रहे थे, लेकिन कौन मुस्लिम अपोज कर रहे थे? जो पढ़े लिखे नहीं थे, या किसान वर्ग के लोग थे, मजदूर वर्ग के लोग थे। उन्हें तो लगा कि हमारी हिंदू मुस्लिम मेजोरिटी को नष्ट किया जा रहा है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को क्या लगा, हमारा प्रतिनिधित्व हमको मिल जाएगा, इस वजह से उन्होंने सपोर्ट किया। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला, इन्होंने एक तरीके से यहाँ की मेजोरिटी को बर्बाद करने की जो कोशिश की थी वो किसी हद तक बर्बाद कर भी लेंगे। ठीक है, तो मेजोरिटी भी बर्बाद हो गई। स्वदेशी आंदोलन भारत के अंदर चला, और ये स्वदेशी आंदोलन जैसे मैंने बोला था सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं था, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट लीडर इसको कहाँ लेके चले गए, बंगाल के बाहर तक लेके चले गए। जिसमें ये इंपॉर्टेंट नाम है, पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, कौन कौन मूवमेंट को बंगाल के बाहर चला रहा था, ये पूछा जाता है। जिसमें एक नाम है बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने इस मूवमेंट को, स्वदेशी आंदोलन को पूना और बॉम्बे में चलाया, मतलब महाराष्ट्र तक ये इस आंदोलन को लेकर चले गए। उसके बाद में दूसरा नाम लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, जो इस आंदोलन को पंजाब में लेके चले गए। ठीक है, सैयद हैदर रजा इस नेतृत्व को दिल्ली में चला रहे थे, स्वदेशी आंदोलन को कहां लेके गए, दिल्ली में लेके चले गए। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई के नेतृत्व में यहाँ पर मद्रास में आंदोलन चला। मतलब स्वदेशी आंदोलन आप देख लो दक्षिण भारत तक पहुंच चुका है ना। कहा यह आंदोलन सिर्फ और सिर्फ अगर कोई भी भारत में चला करते थे तो वो उत्तर प्रांतों तक लिमिटेड हुआ करते थे। अब ये आंदोलन कहाँ तक पहुंच रहे हैं, अब ये आंदोलन पहुंच रहे हैं दक्षिण भारत तक, कुछ कांग्रेस के लीडर्स की वजह से। और ये सारे के सारे लीडर्स को अगर मैं बोलूं कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर है तो कुछ गलत होगा बोलना। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि सैयद हैदर रजा भारत के अंदर कांग्रेस के नरम दल के नेता थे या गरम दल के नेता? नरम दल के नेता है गरम दल के नेता? सैयद हैदर रजा नरम दल के नेता है गरम दल के नेता होंगे ना, क्योंकि नरम दल के नेता तो बंगाल में ही आंदोलन चला रहे थे ना, और बंगाल के बाहर अगर कोई आंदोलन चला रहा है तो वो जितने भी लीडर्स होंगे वो सब कौन होंगे, गरम दल के नेता। ठीक है, तो ये लॉजिकली आप लोग इस बात को सोच लीजिएगा। अगर चिदम्बरम पिल्लई के बारे में पूछा जाता है कि ये कैसे दल के नेता है, तो ये भी गरम दल के नेता है। अजीत सिंह कैसे दल के नेता है, गरम दल के नेता है। ठीक है, कांग्रेस ने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी इसमें? कांग्रेस की प्रतिक्रिया यही थी कि भाई बंगाल का विभाजन तो खराब है और विभाजन तो रद्द होना चाहिए, लेकिन विभाजन जब हुआ है तो स्वदेशी आंदोलन को खड़ा करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन स्वदेशी आंदोलन कहाँ हो, सिर्फ बंगाल के अंदर। ठीक है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रतिक्रिया थी इसके ऊपर। यहाँ पे जो कट्टरपंथी राष्ट्रवादी, ये रेडिकल नेशनलिस्ट या गरम दल के नेता, बहुत सारे नाम इनके लिए आते हैं, जिसमें रेडिकल नेशनलिस्ट भी। ठीक है, ये बंगाल के बाहर इसको लेके चले गए और वहां पे भी जाके इन्होंने ब्रिटिशर्स की जो गुड्स थी उनका बहिष्कार किया। ठीक है, तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया आप लोग देखोगे मिली जुली थी, और इसके अंदर जो 1905-6 का सेशन है उसकी बात की गई है, उसको आप लोग यहाँ पे समझते हो, मैंने पीछे बता दिया। ठीक है, कट्टरपंथी राष्ट्रवादियों का उदय हुआ इस समय। जैसा कि हम लोग लाल लाल पाल के बारे में बात करते हैं, वही कट्टरपंथी जो आप लोग कहोगे गरम दल के नेता हैं, उनका यहाँ पे उदय हुआ। इस युग को बोला जाता है जुनूनी राष्ट्रवादियों का युग। ठीक है, और ये युग कब से कब तक चलेगा, 1905 से लेकर 8 तक चलेगा, क्योंकि 8 में मैंने क्या बोला था, इस आंदोलन को दबा दिया गया था, क्योंकि किसी को अरेस्ट कर लिया गया, किसी को बोल दिया गया कि वो संन्यास ले ले राजनीति से, और किसी को विदेश जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो इस वजह से यह आंदोलन पूरी तरीके से विफल हो गया। ठीक है, तो कट्टरपंथी समूह के कई सारे नेता जिन्होंने भारत में यहाँ पर जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन को विफल करने में भी कहीं ना कहीं इन्हीं का रोल माना जाता है। क्यों? क्योंकि स्वदेशी आंदोलन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे वो चाहते थे कि जो उदारवादी नेता थे वो चाहते थे आंदोलन शांति से चले, लेकिन गरम दल के नेता चाहते थे कि वायलेंस भी हो, हिंसा भी हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है सब। तो कांग्रेस के आपसी मतभेद थे जिसकी वजह से यह आंदोलन विफल हो गया। पहली बात तो ये, उदारवादी कुछ और चाह रहे हैं
और फिर गर्म करके लिखना कुछ और चाहते थे। तो इस वजह से ये आंदोलन विफल हो गया। इसकी विफलता के पीछे का ये कारण सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने भी हिंसक प्रयोग किया, मतलब वो हिंसा का भी सहारा लेते थे और जो भारतीयों के अगेंस्ट में खड़े होते थे उन भारतीयों के ऊपर अटैक भी किया जाता था, उनको मारा भी जाता था। और इस आंदोलन से जो भारतीयों को क्षति हुई थी या नुकसान हुआ था, वो नुकसान की वजह से भी इस आंदोलन को धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया गया भारतीयों के ही द्वारा। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि लीडरलेस मूवमेंट हो गया 1908 तक, कोई भी लीडर बचा ही नहीं। जैसे बाल गंगाधर तिलक को जेल हो गया था, सबसे बड़े लीडर वही थे, और जब लीडर ही नहीं बचे तो आंदोलन जनता के द्वारा नहीं चला गया, ठीक है। तो इस आंदोलन की विफलता के पीछे ये भी कारण, ठीक। स्वदेशी आंदोलन मेंस का टॉपिक है, मेंस में पूछा जाता है आपसे, इसमें पूछा जाएगा जन भागीदारी वगैरह के बारे में। तिलक ने देखिए ये नारा दिया था, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। भारत के अंदर सरकारी कॉलेज सेवाएं जितनी भी डेवलप हुई वो सब भारतीयों ने अपने द्वारा और अपने हिसाब से डेवलप करना शुरू कर दिए थे। जन भागीदारी में कौन कौन लोग यहाँ पे भाग लिए थे, जिसमें छात्रों की भागीदारी है, यूनिवर्सिटीज जितनी भी थी वहां के जितने भी छात्र थे सब स्वदेशी आंदोलन के अंदर पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है। दूसरा महिलाएं, जैसा मैंने बोला पहली बार आंदोलन में सक्रिय हुई थी, तो यहाँ पे महिलाएं भी इस आंदोलन का पार्ट बनी। तीसरा मुस्लिम वर्ग का, जैसा मैंने बताया 2 हिस्सों में मुस्लिम वर्ग बटा था, एक हिस्सा सपोर्ट भी कर रहा है और एक हिस्सा समर्थन करता था बंगाल विभाजन का, ठीक है। तो 2 हिस्सों में मुस्लिम वर्ग बटा हुआ था। उसके पीछे का कारण भी मैंने बता दिया, क्योंकि मुस्लिम वर्ग को क्या लगा कि पूर्वी बंगाल बनने के बाद में हमारी मेजोरिटी है और मेजोरिटी में अब हमको प्रतिनिधित्व मिलना शुरू हो गया, ठीक है। इस वजह से बंगाल के विभाजन को यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। इसका प्रभाव आगे चल के क्या पड़ा, प्रभाव दोनों तरीके से पड़ेगा, भारतीयों की तरफ से भी पड़ेगा और अंग्रेजों की तरफ से भी पड़ेगा। पहली बात तो आयात में गिरावट, क्योंकि भारतीयों ने इनकी वस्तुओं को खरीदना बंद कर दिया, इनकी वस्तुओं को यूज करना बंद कर दिया, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, आयात कम हो जाएगा। तो आयात जो भारतीय चाहते थे इनके आर्थिकी के ऊपर अटैक करना, वो अटैक भारतीयों ने कर दिया, तो आयात में गिरावट हो गई पहली चीज। तो दूसरी, उग्रवाद का विकास हो गया इनकी वजह से, क्योंकि इन्होंने भारतीयों के साथ हिंसा की और भारतीय भी इनके साथ हिंसा करेंगे, तो हिंसात्मक रवैया भारत के अंदर काफी ज्यादा एक्टिव हो गए। और ये रवैया आप लोग देखोगे आगे आने वाले समय में भी काफी समय तक चलते रहे। जब आप पूरे के पूरे इतिहास को पढ़ोगे तो उग्रवादी राष्ट्रवाद एक अलग चलता है, ठीक है, जिसके अंदर अंग्रेजों के ऊपर बम भी फेंके जा रहे हैं, उनको बंदूक से गोली भी मार दी जा रही है और उनकी हत्याएं भी कर दी जा रही हैं, पार्लियामेंट में बम फेंके जा रहे हैं, ऐसी तमाम चीजें। तो ये उग्रवादी राष्ट्रवादी आंदोलन एक अलग चल रहा है और एक राष्ट्रवादी आंदोलन अलग चल रहा है। तो इसने किसको जन्म दे दिया था, उग्रवाद का विकास कर दिया था। पार्लियामेंटो सुधार इसी की देन, 1905 के अधिनियम की जो लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही थी, इस प्रतिक्रिया के बाद में एक ऐसा अधिनियम देना जरूरी था जो भारतीयों को कुछ हद तक शांत करे, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, पार्लियामेंटो रिफॉर्म लेके आए। पार्लियामेंटो के बारे में पढ़ेंगे अभी आगे चल के, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने इन सुधारों की रूपरेखा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन से सुधार, जो भारत ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान कराए, ठीक है। तो उन तमाम सुधारों को तैयार करने में मेन रोल किसका था, गोपाल कृष्ण गोखले का। एक स्वदेशी को हमको चलाना कैसे, स्वदेशी आंदोलन चलना किस तरीके से चाहिए, ब्रिटिशर्स गुड्स को हम लोग को अपोज करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, ये तमाम चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। स्वदेशी संस्थाओं की स्थापना होगी, है ना। अब देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम बार बार अगर आ रहा है, या फिर ऐसे बहुत सारे लोग थे जो पेंटिंग्स किया करते थे, म्यूजिक किया करते थे, कवि होते थे, रचयिता होते थे, ऐसे लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे स्वदेशी आंदोलन के दौरान। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? अगर राष्ट्रवादी लोगों को देखें तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, इनसे भी ज्यादा पॉपुलर रविंद्रनाथ टैगोर इस समय में थे। क्यों हुआ था ऐसा स्वदेशी आंदोलन में? क्योंकि भारतीय जो भी लोग हैं, आप किसी की भी बात करें, उनके अंदर इमोशनल, अगर आपको टेम्पर को डेवलप करना है तो इमोशनल टेम्पर बातों से डेवलप नहीं होता है। इमोशनल टेम्पर कैसे डेवलप होता है, आप उसको किसी कविता के फॉर्म में सुना दीजिए, आप उसे पेंटिंग के फॉर्म में दिखा दीजिए, ये हमारी भारत माता है दिखा दीजिए, तो लोग क्या होंगे, उस सिंबल को लेके भागे चले जाएंगे, ये हमारा फ्लैग है दिखा दीजिए।
तो लोगों ने क्या करा, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस समय ऐसे गीत दिए लोगों को जिनको लोग गुनगुना के चला करते थे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और वो गीत लोगों को अट्रैक्ट करते थे। वरना आंदोलन में करने के लिए है क्या, सिर्फ खड़े हम यहाँ से शुरू करें और आंदोलन में चलते रहे इधर से उधर, ये तो आंदोलन नहीं होगा। आंदोलन में कहीं ना कहीं ऐसी स्पिरिट को डेवलप करना जरूरी है कि आंदोलन में हमेशा एक्साइटमेंट बना रहे, और वो एक्साइटमेंट कैसे बना रहेगा, जब ऐसे गीतों को प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, ऐसी कविताओं को यूज किया जाएगा, ऐसे पिक्चर्स को यूज किया जाएगा। हम कोई भी चीज अगर अपने माइंड में बैठाते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले उसकी इमेज ही तो आती है, सबसे पहले इमेज ही आएगी। कुछ भी अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो सबसे पहले उसकी इमेज आ जाती है। वो चीज आपको लिखी नहीं दिखेगी कहीं पे, उसकी इमेज दिखेगी, ठीक है। तो वो जो इमेज आती है, तो जब इन लोगों से बोला गया कि बंगाल को आजाद कराना है, तो बंगाल को आजाद कराने की इमेज क्या आ रही है लोगों के दिमाग में, वो इमेज को रविन्द्रनाथ टैगोर समझ कर और उन्होंने सामने क्या रख दिया, लो हमारा सोना बांग्ला लो, ठीक है, वंदे मातरम कहते हुए घूमो चारों तरफ। उन इमेजेस के फॉर्म में, पेंटिंग्स के फॉर्म में लोगों के सामने को रख दिया, ठीक है। अब पेंटिंग्स के फॉर्म में भारत माता की जय के नारे लगाते हुए लोग जाते थे, ठीक है, या फिर इसको धर्म के साथ में भी अटैच किया गया। शिवाजी उत्सव इस समय में मनाना शुरू कर दिया गया, ठीक है। शिवाजी उत्सव इससे पहले नहीं मनाया जाता था भारत के अंदर। गणेश उत्सव इस समय मनाना शुरू कर दिया गया। गणेश उत्सव भी इससे पहले भारत में नहीं मनाया जाता था। ये उत्सव क्यों मनाए जा रहे थे, क्योंकि भारत के अंदर आंदोलन के दौरान लोग सक्रिय रूप से जुड़े हैं, है ना। अगर हम उस आंदोलन को धार्मिक आंदोलन में अगर थोड़ा सा ऐड कर देंगे तो लोग क्या होगा, इससे जुड़ जाएंगे, है ना। तो जनता ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट हो जाएगी हमारे पास आके। तो क्या हुआ, जब शिवाजी उत्सव बोला गया तो सारे मराठी चले आए आंदोलन से जुड़ने। उन्होंने बोला कि आंदोलन के अंदर सिर्फ स्वदेशी नहीं, शिवाजी की भी बातें हो रही है, तो चलो उस सब शिवाजी आंदोलन के तौर पर जुड़ गया। जब गणेश उत्सव बोला गया तो धर्म को मानने वाले लोग जितने थे उनको क्या बोला गया, वो धर्म के साथ में जुड़ के चले गए। लेकिन यहाँ पर अब दूसरा जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, मुस्लिमों ने साइड क्यों कर लिया अपने आप को। पहली तो मैंने बात बताई थी आपको, बांग्लादेश मेजोरिटी प्रतिनिधित्व दिख रहा है आपको अपना। दूसरी चीज, मुस्लिमों को क्या लगा, अब ये धार्मिक आंदोलन बनता जा रहा है, ठीक है। मुस्लिमों को क्या लगा, धार्मिक आंदोलन, क्योंकि यहाँ पे गणेश उत्सव हो रहा है, यहाँ पे शिवाजी उत्सव हो रहा है, इससे हम मुस्लिमों को क्या लेना देना, है ना। या फिर गंगा स्नान वगैरह जो भी कराया जा रहा है, राखी उत्सव है, ये सब हमारे उत्सव तो हैं। तो मुस्लिमों को ये लगना शुरू हो गया, अंग्रेजों ने ये बातें बैठाना भी शुरू कर दी उसके अंदर। तो मुस्लिम्स ने धीरे धीरे अपने आप को इस आंदोलन से अलग कर लिया, और ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ आगे चल रहा है कि कुछ ही मुस्लिम वर्ग का क्लास बचा हुआ था जो इस आंदोलन को चला रहा था, अदरवाइज सारे मुस्लिम अपने आप को अलग कर देते। तो ये भी एक कमी थी जिसकी वजह से ये आंदोलन विफल भी हो गया। आप कह सकते हो कि आंदोलन में हमको एक यूनिटी जो दिखनी चाहिए वो यूनिटी नहीं दिखी, ठीक है। चलिए, एक बार हाँ क्वेश्चन पूछा गया था, याद आ गया, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था, अगर जो गंगा है, नदी, रिवर, गंगा को बोला जाता है कि मदर ऑफ द रिवर्स बोला जाता है पहली चीज तो, और हिंदू धर्म में इसकी काफी ज्यादा मान्यता है, ठीक है, बोला जाता है इस तरीके से। और गंगा रिवर के फॉर्म में लोग पूछते हैं नदी को, इस तरीके से बोला जाता है। तो उसमें बोला गया कि सफाई अभियान चल रहा है गंगा को लेकर, गंगा की सफाई को लेकर, कि गंगा इतनी गंदी है, पॉल्यूटेड है, गंगा को साफ कैसे किया जाए, तमाम पॉपुलेशन से बोला जाता है। तो उन्होंने ये पूछा था कि आप मुझे ये बताइए कि अगर गंगा जो माता बोला जाता है, उस गंगा माता के अलावा अगर हम लोग गंगा को सिर्फ रिवर बोले तो क्या इसमें कुछ सहयोग मिल सकता है कि गंगा की सफाई और तेजी से हो पाए। ठीक, बड़ा अजीब क्वेश्चन है और इस अजीब क्वेश्चन का आंसर भी बड़ा अजीब था। ठीक है, जब इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा था, क्योंकि ये दृष्टि की एक मैगजीन आती है और जब इंटरव्यू होते हैं तो जो लोग बाहर निकलते हैं वो अपने इंटरव्यू को साझा करते हैं और वो इंटरव्यू दृष्टि पब्लिश कर देता है तुरंत अपनी किताब। ठीक है, तो आप ऐसी चीजें पढ़ा करिए, सुना करिए कि वो लोग ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं और आप लोग को इनके आंसर्स क्या देना चाहिए, है ना। आप लोग पढ़ोगे तो समझ आए। उनका कहने का मतलब एक्चुअल में ये था कि गंगा रिवर को आपने एक धार्मिक रिवर बना दिया। ठीक है, और एक धार्मिक रिवर के बेसिस पे भी ये रिवर सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म की रिवर बनती है। अब जब भी आप किसी मुस्लिम पक्ष, ईसाई पक्ष या फिर किसी सिख पक्ष के पास में आप जाओगे और वो लोग एक गंगा माता की सफाई करती है तो वो इसके अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं है, वो कहेंगे आपकी माता है। ठीक है, क्योंकि एनवायरमेंटली अभी भी हमारे यहाँ पे लोग पूरी तरीके से जागरूक नहीं है।
उन्हें ये नहीं पता है कि गंगा रिवर है और रिवर की सफाई करने से, पॉल्यूशन को रिमूव करने से हमारा ही फायदा है। लेकिन उन्होंने बोला कि जब हम ये टाइटल इसके साथ में हटा देंगे तो क्या आपको ये नहीं लगता कि तमाम तबके के लोग हमारे साथ में आगे जुड़ जाएंगे और सब इक्वली होके इस सफाई को करना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन था, इसका आंसर आप लोग भी दे सकते हैं अपने अपने हिसाब से, इस आंसर को देने की कोशिश कीजिएगा। और ऐसे कुछ 2-4 क्वेश्चंस आपको आपके अभी मॉक इंटरव्यूज में भी मिलने वाले हैं, तो आप लोग उस हिसाब से उनको तैयार भी कीजिएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आप लोग उसके लिए कितना तैयार हैं। तो ऐसे रैंडम क्वेश्चंस भी कई सारे आएंगे जिसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं, बैलेंस करने के आंसर्स को जरूरत है। तो हर तरीके के क्वेश्चन इंटरव्यू वाले, पैनल वाले आपसे पूछ सकते हैं, आपको उसके लिए तैयार रहना है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसी चीजें भी पूछी जाती है। अब यही वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ चला गया, स्वदेशी आंदोलन से कनेक्ट करके। ठीक है, आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी स्वदेशी आंदोलन का दे सकते हो कि एक वर्ग ने अपने आप को अलग इसलिए कर लिया था क्योंकि ये धार्मिक आंदोलन बन गया था। ठीक है, तो इसी तरीके से गंगा का आंदोलन भी जो है वो भारत में अगर धार्मिक आंदोलन के फॉर्म में चलेगा तो शायद उतनी सफाई ना हो पाए, लेकिन अगर ये सारा आंदोलन सिर्फ एक रिवर के लिए चलेगा तो तमाम तबके के लोग इसके अंदर आके पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो ये दिमाग की उपज है लोगों के अलग अलग। हालांकि कई सारे लोग इसके अंदर अभी भी जागरूकता से दूसरे धर्म के लोग सपोर्ट करते जा रहे हैं और उनका मानना यह है कि कोई धर्म वर्ग का लोग अगर उसको अपना किसी भी सेक्रेट फॉर्म में पूज रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम, पूछने दीजिए, कोई इशू वाली बात ही नहीं है उसके अंदर। हमारा कार्य तो हमें अगर रिवर की तरह भी दिख रहा है तो हमारा कार्य तो उसकी सफाई करना है, हम क्यों गंदा करें उसको, क्योंकि ये नेचुरली हमारा ही तो नुकसान है, किसी और का थोड़ी नुकसान है। तो समझदार लोग अभी भी हैं और वो इस चीज को अभी भी करते हैं। ठीक है, तो ये स्वदेशी संस्थाओं की स्थापना वगैरह पूरा स्वदेशी आंदोलन इसी तरीके से चला। उद्योगों की भी वृद्धि हुई है यहाँ पे और आप लोग देखोगे स्वदेशी आंदोलन का दमन, ठीक है, दमन 1908 में जैसा कि मैंने बताया आपको हो गया था। नेताओं की लीडरशिप या संगठन की एब्सेंस थी जिसकी वजह से ये हुआ। तीसरी चीज आंतरिक संघर्ष, आईएनसी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी, गरम दल और नरम दल, इस बेसिस पे भी इन दोनों में डिवीजन हो गया, कोई आंदोलन नहीं चल पाया ज्यादा। और सीमित विस्तार, सीमित विस्तार का मतलब ये नहीं है कि ये आंदोलन देश भर में फैला नहीं, सीमित आंदोलन का मतलब ये है कि ये आंदोलन कुछ ही वर्गों तक जा पाया। ठीक है, जैसे किसानों तक पूरी तरीके से ये आंदोलन नहीं पहुंचा और किसान वर्ग भारत में सबसे ज्यादा है। अगर आप किसान वर्ग को इस आंदोलन में नहीं ऐड करोगे तो ये आंदोलन आगे सक्रिय फॉर्म में नहीं चल पाएगा। तो किसानों को यहाँ पे ऐड करना बहुत जरूरी था और ये आंदोलन किसानों को ऐड नहीं कर पाया। ठीक है, तो किसानों को इससे बाहर रखा गया, इसलिए नुकसान हुआ। बंगाल की घोषणा जो हुई थी विभाजन की, उसको लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1911 में वापस फेंक दिया गया क्योंकि इसको लेके काफी जो मसले खड़े हुए थे और विरोध जो हो रहे थे लगातार। 1911 में इस विभाजन को रद्द कर दिया गया और इसको रद्द करने के पीछे जो कारण था वो था दिल्ली दरबार। ठीक है, 1911 में क्या हुआ था, दिल्ली दरबार। इससे पहले दिल्ली दरबार कब हुआ था बता चुका हूँ मैं आपको। कब हुआ था? 58 में तो दिल्ली दरबार था सर। जब क्या कहते हैं कोई का राज्य आया था उसके बाद तो दिल्ली दरबार नहीं, दिल्ली दरबार दिल्ली दरबार दिल्ली दरबार कब हुआ है? इससे पहले एक तो बता के आया था मैं कि जब बंगाल में फैमिन अकाल पड़ा हुआ है पूरी तरीके से, उसके बाद लिटन यहाँ पे बंगाल के अंदर पहला दिल्ली दरबार 1877 के अंदर हुआ था जब लॉर्ड लिटन ने यहाँ पर बंगाल के फैमिन को इग्नोर करके दिल्ली दरबार का आयोजन कराया था। और जो आप 1858 की बात कर रहे हो वो इलाहाबाद है। ठीक है, इलाहाबाद का दरबार था। 1877 के बाद दूसरा हुआ है दिल्ली दरबार 1903 के अंदर। ठीक है, 3 के अंदर हुआ था। अब ये तीसरा दिल्ली दरबार है जो 1911 में हुआ और इस दिल्ली दरबार के अंदर खुद किंग आएंगे। अभी तक किसी भी दिल्ली दरबार में ना क्वीन आई थी ना किंग आए थे। ये पहला दिल्ली दरबार है जिसमें किंग आते हैं और लॉर्ड हार्डिंग को बोलते हैं बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया जाए और यहाँ आके बंगाल के विभाजन को रद्द करवाते हैं, अपने आप को भारत का राजा घोषित करवाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। एक काम और होता है इस समय में, जब बंगाल का विभाजन रद्द होता है तो बंगाल का विभाजन रद्द होने का मतलब ये मत समझिएगा कि बंगाल को जो विभाजन किया गया था इस आधार पर
ये अलग बंगाल बनाया गया, नहीं अलग, ऐसे ही तो कुछ हुआ था। अब इस विभाजन को वर्टिकल विभाजन से हॉरिजॉन्टल विभाजन अभी भी है, लेकिन सिर्फ नाम दे दिया गया कि हम बंगाल के विभाजन को रद्द कर रहे हैं। अभी भी इन्होंने क्या किया था, बंगाल के विभाजन को रद्द को किया था, लेकिन बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया। अगर बंगाल के विभाजन को रद्द करना है तो सारे स्टेट एक साथ रखो ना, वही तो है बंगाल का विभाजन रद्द करना। लेकिन इन्होंने क्या करा, पॉलिटिकली एक गेम खेला और क्या करा, बंगाल और बिहार और उड़ीसा को एक तरफ कर दिया, साइड में कर दिया, और बंगाल से अलग कर दिया गया और असम को अलग एक प्रांत कर दिया। तो ये भी तो विभाजन ही है, इसको रद्द करना थोड़ी कहेंगे। लेकिन लोगों के बीच में ये चर्चा है, आप हो गई, चलो बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया, तो ये चर्चा होगी, ठीक है। मुस्लिम वर्ग इससे खुश नहीं था, इस घोषणा से कि बंगाल के विभाजन को रद्द किया जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम वर्ग को तो यही लग रहा था ना, प्रतिनिधित्व बांग्लादेश वाला मिल जाएगा। लेकिन इसको जैसे ही रद्द किया गया, ये लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और इसी के बाद में जब ये 1911 में घटना हुई, तो कांग्रेस के साथ में आगे चल के मुस्लिम लीग का गठबंधन मिलता है देखने को, कब, 1916। क्योंकि अब मुस्लिमों को भी ये बात समझ आ गई कि ब्रिटिशर्स सिर्फ हमको एक लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, बात है कि आ जाओ हमारे पास, हम लॉलीपॉप देंगे, आ जाओ हमारे पास, लेकिन ये एक्चुअल में सच है नहीं। अब हमको इसके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, कांग्रेस के साथ, और अंग्रेजों को भारत से हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात इनको आप समझ आ पाई, और इन्होंने इस बात को समझा और समझ के इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ में मुस्लिम लीग आगे चल के जुड़ जाती है। तो मुस्लिम लीग की जो फॉर्मेशन है वो भी काफी कंट्रोवर्शियल है भारत के अंदर, कि मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई। एक्चुअल में मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन को जो किया गया था, उसका जो टारगेट था, वो टारगेट था मुस्लिम्स को एजुकेशन देना, ठीक है। क्या टारगेट था, मुस्लिम्स को एजुकेशन देना, क्योंकि मुस्लिम एजुकेशन में काफी पिछड़े हुए थे, और उनके एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। और जब मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, तो ये धीरे धीरे अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। और अंग्रेजों ने क्या बोला, मुस्लिम लीग वो लीग बनेगी जो आगे चल के पॉलिटिकल फॉर्म में अंग्रेजों को मदद करेगी, ठीक है। अब इसका भी एक इतिहास है कि शिमला कॉन्फ्रेंस बुलाई गई कर्जन के द्वारा, और कर्जन ने बोला कि शिमला कॉन्फ्रेंस के अंदर मुस्लिम्स को हम रिप्रेजेंटेटिव देना चाहते हैं। क्या बोला इन्होंने, मुस्लिम्स को हम रिप्रेजेंटेटिव देना चाहते हैं। तो मुस्लिम्स के कुछ लीडर्स थे, जिसमें नवाब सलीमुल्लाह खान सबसे इंपॉर्टेंट लीडर है, आगा खान एक लीडर है, इनके नाम आगे मेंशन कर देंगे। इन लीडर्स को जब बुलाया गया वहां पे, तो इन लीडर्स के कान में ये बात डाली गई कि हम आपको रिप्रेजेंटेटिव देना चाहते हैं, और ये रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा कि मुस्लिमों को अधिकार होगा कि भारत के ऊपर किसी भी प्रांत के अंदर जाकर वो सीएम भी बन सकते हैं, आगे पीएम भी बन सकते हैं, ये अधिकार होंगे। लेकिन अगर आप लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के आधार पर चलते रहे, तो आपको प्रतिनिधित्व कभी नहीं मिलने वाला भारत के अंदर, ठीक है। तो अंग्रेजों ने इस बात के लिए इनको मना लिया, तो बोले इसके लिए हम क्या करें। तो इनको एक सजेशन दिया गया, जैसे कांग्रेस एक पार्टी है, और कांग्रेस की पार्टी को इन्होंने, अंग्रेजों ने नाम क्या दिया था, हिंदू पार्टी। क्या नाम दिया था, हिंदुओं की पार्टी। तो इन्होंने बोला आप अपनी मुस्लिमों की एक पार्टी बना लो, जिसको मुस्लिम लीग नाम दिया गया आगे चल के। तो ये तैयार हो गए इस बात के लिए, इन्होंने मुस्लिम लीग बनाई। पहले तो इसका उद्देश्य जो रखा गया वो ये रखा गया कि मुस्लिम्स को एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा देनी है, मतलब मुस्लिमों को शिक्षा ज्यादा से ज्यादा देनी है। लेकिन ये धीरे धीरे अंग्रेज जैसा चाहते थे इसको वैसा ही यूज कर देते हैं, और वो क्या बोलते हैं, इसको हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सच में बना दिया जाता है। मुस्लिम लीग को किसके अगेंस्ट में खड़ा कर दिया गया, कांग्रेस के अगेंस्ट में खड़ा कर दिया गया। अब मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में लगातार स्ट्रगल हुए, और इसी मुस्लिम लीग की वजह से भारत के अंदर एक पार्टीशन हुआ, जिसको हम लोग भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कहते हैं, ठीक है। मेन कारण कौन था, मुस्लिम लीग, ठीक है। कांग्रेस ने काफी कोशिशें की थी कि भारत का बंटवारा ना हो, लेकिन मुस्लिम लीग उस बात पे पूरी तरीके से कह सकते हो आप लोग जिद पे थी कि हमको तो पाकिस्तान चाहिए, जिसके अंदर जिन्ना की जिद भी आप लोग देखेंगे आगे चल के। अभी जिन्ना जो है 1906 में कांग्रेस के अंदर भी नहीं है और मुस्लिम लीग के अंदर भी नहीं है, एंट्री इनकी होगी आगे चल के 1913 के अंदर, ठीक है। 1913 में ये मुस्लिम लीग के मेंबर बनते हैं। कांग्रेस के लीडर ऑलरेडी थे, ये बन चुके थे पहले से। आगे चल के मुस्लिम लीग और कांग्रेस का साथ में क्या कराते हैं, एक गठबंधन कराते हैं, जो पैक्ट होता है वो पैक्ट कराते हैं, ठीक।
आज के टॉपिक में मैंने जो जो आप लोगों को पढ़ाया, इन टॉपिक्स के अंदर 1892 का जो काउंसिल एक्ट है, ठीक, वो मेंस का पार्ट नहीं, प्रीलिम्स का सिर्फ और सिर्फ पार्ट है, और प्रीलिम्स में उसके क्लॉजेस पूछ लिए जाते हैं। दूसरा टॉपिक मैंने आपको जो पढ़ाया इसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन, ये तीनों एक ही साथ एक क्वेश्चन में कई बार पूछे गए। तो आप लोग को ये लॉन्ग आंसर के फॉर्म में तैयार करना पड़ेगा कि बंगाल का विभाजन क्यों हुआ, बंगाल के विभाजन के पीछे कारण क्या थे और उसके इम्पैक्ट या प्रभाव क्या थे। और जब प्रभाव पूछेगा तो आप लोग क्या लिखोगे, स्वदेशी आंदोलन के बारे में। सीधा सीधा आपसे स्वदेशी आंदोलन ना पूछे, हो क्या पूछेगा, बंगाल विभाजन का प्रभाव बताइए। तो बंगाल विभाजन के प्रभाव में आप क्या लिखेंगे, पूरा स्वदेशी आंदोलन यहाँ पर लिखेंगे। मेंस का टॉपिक पूरा का पूरा बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन है, ठीक। इसके बाद में मुस्लिम लीग पे चलते हैं, और मुस्लिम लीग के बाद में हम लोग मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स के ऊपर चलेंगे। गांधी का आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास में टाइम बचा हुआ है, या मेरे पास में जो टाइम बचा है वो 6 क्लासेस बचे हुए, ठीक है, 6 क्लासेस बचे हुए, और इन 6 क्लासेस के अंदर हम लोग को मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करनी है प्रैक्टिकली, ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको कल भी बताया था कि एक्स्ट्रा क्लासेस कुछ हम लोग के होने वाले हैं, जिसको लेकर विभाग में बात हो चुकी है, ठीक है, और मैंने उनको बोल दिया। लेकिन संडे में शायद पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी, क्योंकि संडे में कॉलेज ही बंद रहता है, कैंपस ही बंद रहता है, और उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सोल्यूशन इसका एक ये है कि हम लोग क्लास को 12 बजे के बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं, 5-10 मिनट के गैप के बाद में। 2 इंपॉर्टेंट सेशन तो पहले मैं लेने ही वाला हूँ आपके, और वो वाले जो है जिसके अंदर प्रीलिम्स के 10 साल के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने हैं हम लोगों को, ठीक है, वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन साथ साथ में हमारा कुछ सिलेबस जो रह जाएगा उसको भी हम लोग क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकली लगभग इम्पॉसिबल है कि इस क्लासेस को 28 क्लासेस के अंदर समेट के खत्म कर दिया जाए। पता नहीं मुझे 28 भी मिले, कितने मिले मैंने देखा भी नहीं। कितने क्लासेस में ये मॉडर्न हिस्ट्री एक्चुअल में खत्म होती है वो आप लोग को भी अच्छे से पता है, मुझे पता है, क्योंकि ये यूपीएससी, ये एसएससी है, ठीक है, और ना ये कोई वनडे एग्जाम है कि आप 10-15 क्लास के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री को समाप्त करके पढ़ा दें, है ना। तो इसके अंदर डिटेल डिस्कशन, प्रीलिम बेस सब लेके चलना पड़ता है, तो इस वजह से थोड़ा समय लगता है, लेकिन कोई आपत्ति नहीं है। विभाग को भी इसमें मजबूरी है, जो ऊपर से आंसर आते हैं उसी को वो लोग फॉलो करते हैं। तो हम लोग इसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे, मंडे से आप लोग तैयार करेंगे। इंटरव्यू सेशन जब भी होगा, मॉक इंटरव्यू जब भी होंगे वो होंगे, तब भी उसकी एक डेट डिसाइड हो जाएगी। लेकिन मंडे से हम लोग इन क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो 12 से आप लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जो लोग भी बैठना चाहते हैं बैठे, कोई जो लोग नहीं बैठना चाहते ना बैठे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन जो लोग भी बैठेंगे उनको नो डाउट पता है कि 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलेंगे तो वो आपको प्रॉफिट ही देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।
इसे सर निकाल दें सर, इसे निकाल दें। देखो सर चल रही है, सेफ हो गई। एक मिनट में 100 रोक दीजिए, उसका सेव हो ही जाएगी।